जय हिंद। जैनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में और हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी सिमिलैरिटीज हैं उन सब के बारे में। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट द स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस किस तरीके से देखने को मिला, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के अंदर कौन कौन से अलग अलग स्कूल्स देखने को मिलते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहला डिफरेंस, जैनिज्म जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इसमें एक चीज पे ध्यान देना है। जैसे ट्रेडिशनली हमें समझ में आता है या जैसे हिंदुइज्म में बात की जाती है कि गॉड सबसे ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर है, जैनिज्म गॉड के एग्जिस्टेंस को इस सेंस में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैनिज्म के अंदर क्या माना जाता है कि जिना जो है वो सबसे ऊपर है और जिना के नीचे एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है गॉड का। तो जैनिज्म हालांकि गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन सबसे ऊपर जिना को माना जाता है और जिना के नीचे एग्जिस्टेंस माना जाता है गॉड का। लेकिन बुद्धिज्म जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। एक मेजर डिफरेंस, जैनिज्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, बुद्धिज्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जैनिज्म ने ये जो वर्ना सिस्टम है इसको ओपनली कंडेम नहीं किया था। हालांकि जैनिज्म जो है वो बात करता था इक्वालिटी के बारे में, लेकिन हमारा जो वर्ण सिस्टम है उसको जैनिज्म ने ओपनली कंडेम नहीं किया था। बुद्धिज्म ने ये जो वर्ण सिस्टम है इसको ओपनली कंडेम किया था। जैनिज्म के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है, ये जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल है, इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जैनिज्म के अंदर। बुद्धिज्म के अंदर ये जो सोल का एग्जिस्टेंस है, ये जो आत्मा का एग्जिस्टेंस है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसको नहीं माना जाता है। जैनिज्म के अंदर बात की जाती है कंप्लीट ऑस्टेरिटी के बारे में, पूरे तरीके से त्याग के बारे में बात की जाती है जैनिज्म के अंदर। जैनिज्म के अंदर बात की जाती है कि ये जो वर्ड है इसको पूरे तरीके से रिनंसिएट करने की जरूरत है। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर बात की जाती है मिडिल पाथ के बारे में, बात की जाती है मध्यम मार्ग के बारे में। बुद्धिज्म के अंदर क्या कहा जाता है कि एक्सट्रीम्स को पिक करने की जरूरत नहीं है, आप मिडिल पाथ पे चलो, आप मध्यम मार्ग पे चलो। बहुत सिंपल। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से देखने को मिलते हैं, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। जैनिज्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, सोल के एग्जिस्टेंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। बुद्धिज्म के अंदर ना तो गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता और ना ही सोल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता। जैनिज्म ने वर्ना सिस्टम को ओपनली कंडेम नहीं किया है, बुद्धिज्म ने वर्ना सिस्टम को ओपनली कंडेम किया है। जैनिज्म बात करता है कंप्लीट ऑस्टेरिटी के बारे में और बुद्धिज्म बात करता है मिडिल पाथ के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में। अब बात आती है कि इन दोनों रिलीजन्स के बीच में सिमिलैरिटीज क्या देखने को मिलती हैं, और कई सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे दोनों ने ही वेदास की जो अथॉरिटी है उसको पूरे तरीके से रिजेक्ट किया है। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने ही अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट किया है। दोनों ने ही ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स के ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स देखने को मिलते थे इनको सीवियरली क्रिटिसाइज किया है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने ही अथॉरिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट किया है। दोनों ने ही ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स के ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स देखने को मिलते हैं इनको क्रिटिसाइज किया है। दोनों ने ही कहा है कि साल्वेशन को ऑब्टेन किया जा सकता है, लिबरेशन को ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिनंसिएशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन एफर्ट के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दोनों के अंदर जो मोनिस्टिक ऑर्डर स्टेब्लिश किया गया उसमें मैन, विमेन, सभी कास्ट और सभी सोशल बैकग्राउंड के लोगों को अलाउ किया गया। बेसिकली ये लोग बात कर रहे थे इक्वालिटी के बारे में।
तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के ही मोनेस्टिक ऑर्डर में मेन भी अलाउड थे, विमेन भी अलाउड थी, और सभी कास्ट और सभी सोशल बैकग्राउंड के लोग भी अलाउड थे। इन दोनों ही रिलीजन ने फोकस किया है क्षत्रिय वर्ण की सुपीरियोरिटी के ऊपर। दोनों ही रिलीजन्स में क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण्स के ऊपर रखा गया है या ब्राह्मण वर्ण के ऊपर रखा गया है। उसका एक रीजन प्रोबेबल ये होगा कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय वर्ण से आते थे, और दोनों ही रिलीजन्स ने ये जो ब्रह्म शब्द है इसको एक नया कोनोटेशन देने की कोशिश की है। हिंदुइज्म में क्या कहा जाता है कि ब्रह्म इज द क्रिएटर, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म में ब्रह्म बेसिकली वो इंसान है जो कि वाइज है, जिसको इनफाइनाइट नॉलेज मिल गई है, जिसको जानकारी है हर एक एस्पेक्ट की। तो दोनों ही रिलीजन्स ने ये जो ब्रह्म शब्द है इसको एक नया कोनोटेशन देने की कोशिश की है। सिमिलैरिटीज की अगर बात करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने ही वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया है। दोनों ने ही ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स के ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स हैं इनको क्रिटिसाइज किया है। दोनों ने ही बात की है साल्वेशन के बारे में और बताया कि साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रिनंसिएशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए ह्यूमन एफर्ट मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दोनों ही रिलीजन्स में, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, जो मोनिस्टिक ऑर्डर स्टैब्लिश किया गया उसमें मेन भी अलाउड थे, विमेन भी अलाउड थी, और सभी कास्ट और सभी सोशल बैकग्राउंड्स के लोग अलाउड थे। दोनों ने ही क्षत्रिय वर्ण की सुपीरियरिटी के बारे में बात की है, और दोनों ही रिलीजन्स ने ये जो ब्रह्म शब्द है इसको एक नया कोनोटेशन देने की कोशिश की है। देखो, ये जो डिफरेंसेस हैं और ये जो सिमिलैरिटीज हैं इनको ढंग से दिमाग में रखना, बिकॉज ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पूछ ली जाती हैं एग्जाम में और काम आ जाती हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से देखना। अब बात आती है स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म स्प्रेड किस तरीके से हुआ, जैनिज्म का इन्फ्लुएंस किस तरीके से देखने को मिला। देखो, जैनिज्म जो है वो ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड होने की शुरुआत करेगा, और वेस्टर्न इंडिया में जैनिज्म तब स्प्रेड होने की शुरुआत करेगा जब वेस्टर्न इंडिया में ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो कमजोर था, वीक था। लोग ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे, और उसी दौर में वेस्टर्न इंडिया में जैनिज्म जो है वो स्प्रेड होने की शुरुआत करेगा। जो जैन मॉन्क्स हुए, उन जैन मॉन्क्स ने प्राकृत को एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट किया, और प्राकृत जो है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो जब जैन मॉन्क्स ने प्राकृत को अपने मैसेज को प्रोपगेट करने के लिए, प्रीच करने के लिए यूज करने की शुरुआत करी, तो क्योंकि प्राकृत कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, तो ये जो जैन मॉन्क्स हैं ये मासेस के साथ में कनेक्ट हो पाए। और ये जो जैन मॉन्क्स हैं इन्होंने संस्कृत को डिस्कार्ड किया। संस्कृत जिसको एक तरीके से ब्राह्मण्स की लैंग्वेज कंसिडर किया जाता था या प्रीस्टली क्लास की लैंग्वेज कंसिडर किया जाता था, इस संस्कृत को जैन मॉन्क्स ने डिस्कार्ड किया। क्योंकि जैन मॉन्क्स कॉमन मैन की लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, तो मासेस जो हैं वो जैन मॉन्क्स के साथ में और जैनिज्म के साथ में कनेक्ट होंगे। इसके अलावा ये जो जैनिज्म है इसको कई सारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं का सपोर्ट मिला। बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों ने इसको पैट्रोनाइज किया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बेहद बड़ा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर है वो बेहद लंबा चौड़ा था, और इस वजह से जैनिज्म जो है वो साउथ इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट साउथ इंडिया में जैनिज्म के पॉपुलर होने के पीछे एक और रीजन है। मगध के अंदर ग्रेट फेमाइंस देखने को मिले। महावीर की डेथ के लगभग 200 साल के बाद मगध के अंदर ग्रेट फेमाइंस देखने को मिले, और इन ग्रेट फेमाइंस के दौरान मगध के अंदर जो प्रोमिनेंट जैन सेंट्स हुआ करते थे, जैसे भद्रबाहु, वो मगध को छोड़ के साउथ की तरफ चले जाएंगे और साउथ में जाके जैनिज्म को प्रीच करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, और इस वजह से भी जैनिज्म जो है वो साउथ में फ्लरिश करेगा। 4th सेंचुरी बीसी में एक राजा हुए किंग खारवेला, और किंग खारवेला जो है वो इस जैनिज्म को सपोर्ट करेंगे, और उनके सपोर्ट से जैनिज्म जो है वो कलिंग में बहुत ही स्प्रेड होगा। इसका इन्फ्लुएंस कलिंग में देखने को मिलेगा। लगभग 2nd सेंचुरी से लेके 1st सेंचुरी बीसी आते आते जैनिज्म जो है वो लगभग सदर्न तमिलनाडु तक पहुंच जाएगा। मतलब हमारे कंट्री का जो एंड है, लगभग उस एंड तक जैनिज्म का स्प्रेड देखने को मिलेगा। और फिर लेटर ऑन जैनिज्म जो है वो धीरे धीरे मालवा वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में और राजस्थान वाले रीजन में भी अपना बेस बनाएगा और पेनिट्रेट करने की शुरुआत करेगा।
देखो बेहद सिंपल सी बात है। अब ये जो स्प्रेड एंड इन्फ्लुएंस है जैनिज्म का, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं। वेस्टर्न इंडिया में ग्रेजुअली स्प्रेड होगा, क्यों होगा? बिकॉज लोग ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से परेशान थे, लोग आउटलेट देख रहे थे, लोग कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जहां पे उनको बराबर का हक मिले, जहां पे उनको ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स हैं उनको फॉलो ना करना पड़े। दूसरा जो बड़ा रीजन रहा कि जैन मॉन्क्स ने प्राकृत को एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट किया, और प्राकृत जो है वो कॉमन मैन की लैंग्वेज थी। अब जब कॉमन मैन की लैंग्वेज आप बोलोगे तो मासेस के साथ में कनेक्ट होगे। और फिर जैनिज्म को कई सारे बड़े राजा महाराजा लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सपोर्ट किया, किंग कारवेला ने सपोर्ट किया। और फिर एक सिग्निफिकेंट रीजन ये भी रहा कि जब मगध में ग्रेट फेमाइंस आए तो कई सारे जैन सेंट्स जो हैं जैसे भद्रबाहु, वो मगध को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? साउथ की तरफ चले जाएंगे, और साउथ में जैनिज्म को प्रीच करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। मजे की बात यह है कि अगर कंपैरिजन करें तो जैनिज्म को बड़े बड़े राजा महाराजा लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिला जितना बुद्धिज्म को मिला। लेकिन बुद्धिज्म आज अपने लैंड ऑफ ओरिजिन से खत्म हो गया है। जैनिज्म आज भी इंडिया में देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये जो डिफरेंसेस हैं और ये जो सिमिलैरिटीज हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंसेस की अगर बात करें तो जैनिज्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, सोल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। बुद्धिज्म के अंदर ना तो गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया और ना ही सोल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। जैनिज्म ने वर्ना सिस्टम को ओपनली कंडेम नहीं किया है, हालांकि इक्वलिटी के बारे में बात करते थे। बुद्धिज्म ने वर्ना सिस्टम को ओपनली कंडेम किया है। जैनिज्म के अंदर बात की जाती है कंप्लीट ऑस्टेरिटी के बारे में, और बुद्धिज्म के अंदर बात की जाती है मिडिल पाथ के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में। और अगर बात करें सिमिलैरिटीज के बारे में तो दोनों ही रिलीजन्स ने, बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने, वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया है, ब्राह्मण्स और उनके जो लंबे चौड़े रिचुअल्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया है। दोनों ने ही बात की है साल्वेशन के बारे में। साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, लेकिन फिर आपको रिनंसिएशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन एफर्ट के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दोनों के अंदर जो मोनिस्टिक ऑर्डर स्टैब्लिश किया गया उसमें मैन, विमेन, सभी कास्ट और सभी सोशल बैकग्राउंड्स के लोगों को अलाउ किया गया। दोनों ही क्षत्रिय वर्ण की सुपीरियरिटी के बारे में बात करते हैं, और दोनों ने ही ये जो ब्रह्म शब्द है इसको एक अलग कोनोटेशन देने की कोशिश की है। जैनिज्म स्प्रेड किस तरीके से हुआ उसकी कहानी हमने देख ली। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब बात आती है अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। और जैनिज्म के अंदर दो मेजर सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक दिगंबर सेक्ट देखने को मिलता है और दूसरा श्वेतांबर सेक्ट देखने को मिलता है। इन दोनों सेक्ट्स की कहानी क्या है? देखो, दिगंबर का लिटल मीनिंग होता है स्काई क्लेड। दिगंबर का लिटल मीनिंग क्या होता है? स्काई क्लेड, विच मीन्स कि हम तो आसमान की छाव में हैं। बेसिकली ये जो दिगंबर सेक्ट के लोग होते हैं ये न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते हैं। जो दिगंबर मॉन्क्स होते हैं वो न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं। और श्वेतांबर का लिटल मीनिंग होता है व्हाइट क्लेड। ये जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग होते हैं ये न्यूडिटी को असेंशियल प्रैक्टिस नहीं मानते हैं, न्यूडिटी को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। एक चीज, दिगंबर का लिटल मीनिंग क्या होता है? स्काई क्लेड। जो दिगंबर सेक्ट के लोग होते हैं वो न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते हैं। और श्वेतांबर का लिटल मीनिंग क्या होता है? व्हाइट क्लेड। और जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग होते हैं वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि मगध में सीवियर फेमाइंस देखने को मिलेंगे। महावीर की डेथ के लगभग 200 साल के बाद मगध में फेमाइंस देखने को मिलेंगे। जब ये फेमाइंस आएंगे तो भद्रबाहु जैसे कई सारे जैन सेंट जो हैं, जो कि दिगंबर सेक्ट को बिलोंग करते थे, वो साउथ की तरफ माइग्रेट करके चले जाएंगे और वहां पे ट्रेडिशनल तरीके से जीवन को जिएंगे। और ये जो दिगंबर सेक्ट है, ये जो जैनिज्म का दिगंबर सेक्ट है, इसको प्रीच करेंगे, इसको प्रोपोगेट करेंगे। लेकिन मगध में जब फेमाइंस आए तो उन फेमाइंस के दौरान
ये जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं, ये मगध को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये वहीं पे रहेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र या स्थूलबाहु। स्थूलभद्र या स्थूलबाहु दोनों ही बुलाया जाता है इनको। तो ये जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं, ये मगध के फेमाइन्स के दौरान मगध को छोड़ के साउथ की तरफ चले जाएंगे। ये जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं, ये मगध को छोड़ के नहीं जाएंगे, मगध में ही रहेंगे। अच्छा, ये जो दिगंबर सेक्ट है, ये मानता है कि जो विमेन हैं वो मोक्ष को अटेन नहीं कर सकती हैं। उनके पास में ना तो बॉडी है और ना उनके पास में विल है इतना कि वो मोक्ष को अटेन कर पाए। तो दिगंबर सेक्ट ये मानता है कि विमेन्स जो हैं वो मोक्ष को अटेन नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये जो श्वेतांबर सेक्ट है, इनका मानना है कि विमेन्स जो हैं वो भी मोक्ष को अटेन कर सकती हैं, वो भी जिनाहुड को अटेन कर सकती हैं। इनफैक्ट श्वेतांबर सेक्ट के अंदर जो 19 तीर्थंकर हैं, उनका नाम है माली, और माली जो है वो इकलौती फीमेल तीर्थंकर देखने को मिलती हैं श्वेतांबर सेक्ट में। और ये जो दिगंबर सेक्ट है, ये तो कहता ही है कि विमेन जो है वो मोक्ष को अटेन कर ही नहीं सकती हैं, वो तीर्थंकर बन ही नहीं सकती हैं। तो ये जो दिगंबर सेक्ट है, इसमें जो 19 तीर्थंकर हैं उनको बुलाया जाता है मालीनाथ। और दिगंबर सेक्ट के लोग ऐसा मानते हैं कि ये फीमेल नहीं थी, ये मेल थे। मालीनाथ जो है वो मेल थे। बेहद सिंपल सिंपल से डिफरेंसेस हैं। एक तो दिगंबर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? स्काई क्लैड। ये जो दिगंबर सेक्ट के मॉन्क्स हैं, ये न्यूडिटी को प्रैक्टिस करते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर का लिटरल मीनिंग होता है व्हाइट क्लैड, और जो श्वेतांबर सेक्ट के मॉन्क्स हैं वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। जब मगध में ग्रेट फेमाइन्स आए थे, तो ये जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं वो भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ की तरफ चले जाएंगे और वहां पे जैनिज्म को प्रीच करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे। लेकिन मगध में जब फेमाइन्स आए, उस दौर में ये जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं, ये मगध में ही रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र। दिगंबर सेक्ट मानता है कि विमेन्स जो है वो मोक्ष को अटेन नहीं कर सकती हैं। श्वेतांबर सेक्ट मानता है कि विमेन्स भी जिनाहुड को मोक्ष को अटेन कर सकती हैं। दिगंबर सेक्ट का ये मानना है कि जब किसी इंसान को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो जो ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस की जरूरतें हैं उनसे फ्री हो जाता है। जैसे उसको फूड की जरूरत नहीं होती, उसको भूख नहीं लगती है, उसको सोने वोने की जरूरत नहीं होती, उसको प्यास नहीं लगती है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। दिगंबर सेक्ट क्या मानता है कि जब एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है तो उस इंसान को जो भी ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस की जरूरत की चीजें हैं उनसे भी वो फ्री हो जाता है, उनकी भी उसको जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो श्वेतांबर सेक्ट है, ये कहता है कि भाई एनलाइटनमेंट के बाद भी फूड की जरूरत तो पड़ती है, खाने की जरूरत तो पड़ती है। अच्छा, श्वेतांबर सेक्ट में एक और बिलीफ चलता है। बिलीफ क्या है कि महावीर जो हैं वो त्रिशाला के बूम से पैदा हुए। त्रिशाला उनकी मदर थी, जो कि एक क्षत्रिय थी। लेकिन महावीर को कंसीव किया था एक ब्राह्मण लेडी ने, जिनका नाम था देवनंदा। पैदा त्रिशाला की कोख से हुए महावीर, जो कि एक क्षत्रिय लेडी थी। लेकिन श्वेतांबर सेक्ट ऐसा मानता है कि महावीर को कंसीव किया गया था एक ब्राह्मण लेडी के द्वारा, जिनका नाम था देवनंदा। और फिर सवाल आता है कि फिर त्रिशाला की कोख से पैदा कैसे हुए? तो कहानी चलती है कि ये जो एम्ब्रायो में चेंज देखने को मिला, ये किया लॉर्ड इंद्र ने। जब महावीर को कंसीव किया ब्राह्मण लेडी ने, देवनंदा ने, तो उसके 83rd डे पे लॉर्ड इंद्र ने ये जो एम्ब्रायो है इसको चेंज किया और लॉर्ड महावीर को किसके बूम में डाला? त्रिशाला के बूम में डाला। ये जो स्टोरी चलती है श्वेतांबर सेक्ट में, इस स्टोरी को बिल्कुल अनरिलायबल, बिल्कुल एब्सर्ड पूरे तरीके से खारिज किया गया है दिगंबर सेक्ट के अंदर। दिगंबर सेक्ट ये भी मानता है कि महावीर ने कभी शादी की ही नहीं थी। महावीर नेवर मैरिड। और ये भी कहा जाता है दिगंबर सेक्ट में कि जब महावीर के पेरेंट्स जिंदा थे तभी उन्होंने वर्ड को रिनाउंस कर दिया था, तभी उन्होंने वर्ड को छोड़ दिया था। लेकिन ये जो श्वेतांबर सेक्ट है, ये मानते हैं कि महावीर ने शादी की थी, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा और उनकी एक बेटी भी हुई थी। और ये जो श्वेतांबर सेक्ट है, इनका कहना है कि महावीर ने ये जो वर्ड है, इस वर्ड को तब रिनाउंस किया था जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं दोनों सेक्ट के बीच में। एक तो दिगंबर सेक्ट क्या कहता है कि एनलाइटनमेंट के बाद जो एनलाइटेंड इंसान है
उसको ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस की जो भी चीजें हैं, जैसे भूख है, सोना है, प्यास है, इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन श्वेतांबर सेट क्या कहता है कि एनलाइटनमेंट के बाद भी फूड की जरूरत तो पड़ती है। अच्छा, महावीर पैदा कैसे हुए, उस पर श्वेतांबर सेट के अंदर लंबी चौड़ी कहानी चलती है कि भाई कंसीव किया था एक ब्राह्मण लेडी ने, लेकिन फिर लॉर्ड इंद्र ने ये जो एम्ब्रायो है इसको चेंज किया और महावीर को त्रिशाला की कोख में डाला, और महावीर जो है वो त्रिशाला जो कि एक क्षत्रिय लेडी थी उनकी कोख से पैदा हुए। ये जो कहानी है इसको पूरे तरीके से खारिज किया गया है दिगंबर सेट के अंदर। दिगंबर सेक्ट मानता है कि महावीर ने कभी शादी की ही नहीं थी। श्वेतांबर सेक्ट मानता है कि महावीर ने शादी की थी और उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। दिगंबर सेक्ट में जो तीर्थंकर्स के आइडल्स देखने को मिलते हैं, जो मूर्ति देखने को मिलती हैं, वो मूर्तियां न्यूड होती हैं, वो मूर्तियां अनअडोर्ड होती हैं, और उन मूर्तियों में जो तीर्थंकर की आंखें हैं वो नीचे की तरफ देख रही होती हैं। एक मेडिटेटिव मोड में बोल सकते हो आप, कॉन्टेम्पलेटिव मोड में देख सकते हो आप। और श्वेतांबर सेक्ट में जो तीर्थंकर्स के आइडल्स देखने को मिलते हैं, जो मूर्तियां देखने को मिलती हैं, उन पर बट ऑब्वियस सी बात है कपड़े देखने को मिलते हैं, ज्वेल्स देखने को मिलते हैं, और ग्लास की आईज देखने को मिलती हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस है कि दिगंबर सेक्ट जो है वो न्यूडिटी को प्रैक्टिस करता है, श्वेतांबर सेक्ट जो है वो न्यूडिटी को प्रैक्टिस नहीं करता है, तो मूर्तियों में भी वो देखने को मिलता है। दिगंबर सेक्ट ये मानता है कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जो जेन्युइन टीचिंग्स थी, जो रिलीजियस लिटरेचर था जैनिज्म का, वो तो बहुत पहले ही खो गया। अब जो भी देखने को मिलता है वो ओरिजिनल नहीं है। लेकिन ये जो श्वेतांबर सेक्ट है ये बिलीव करता है 12 अंगों में, ये बिलीव करता है सूत्रों में, जो कि आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो 12 अंग हैं इनको रिकंपाइल किया गया था एक काउंसिल में। वो काउंसिल कहां पे हुई थी, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। लेकिन ये जो रिकंपाइलेशन किया गया था श्वेतांबर मॉन्क्स के द्वारा 12 अंगों का, सूत्रों का, इसको पूरे तरीके से ये जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं वो रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना ये है कि ओरिजिनल टीचिंग्स जो हैं वो तो बहुत पहले ही खो गई। अच्छा, जैनिज्म में जो हैगियोग्राफीज लिखी जाती हैं, जो सेंट्स के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, पुराण बुलाया जाता है। क्या बोला जाता है, पुराण बुलाया जाता है। और हैगियोग्राफीज को श्वेतांबर सेक्ट के अंदर क्या बुलाया जाता है, चरित्र बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, चरित्र बुलाया जाता है। तो हैगियोग्राफीज दिगंबर सेक्ट में क्या बुलाया जाता है, पुराण बुलाया जाता है, और श्वेतांबर सेक्ट में क्या बुलाया जाता है, चरित्र बुलाया जाता है। अच्छा, दिगंबर सेक्ट के जो मॉन्क्स होते हैं वो खड़े होके भिक्षा मांगते हैं। किसी द्वार पे जाएंगे, खड़े होके ऐसे हाथ फैलाएंगे और भिक्षा मांगेंगे, और सिर्फ एक घर से ही भिक्षा मांगते हैं, एक घर से ही अपने खाने पीने का सामान लेते हैं। लेकिन श्वेतांबर सेक्ट के जो लोग हैं वो अलग अलग घरों से जाके भिक्षा मांगते हैं और अपना फूड कलेक्ट करते हैं। ये जो दिगंबर सेक्ट है ये कहता है कि अगर किसी को एस्थेटिक बनना है, अगर किसी को दिगंबर मॉन्क बनना है, तो उनको सभी पोजेशंस को रिनाउंस करने की जरूरत है, सभी चीजों को छोड़ने की जरूरत है, इवन क्लोथ्स को भी रिनाउंस करने की जरूरत है। ये जो दिगंबर सेक्ट है इसमें सिर्फ 2 ही पोजेशंस ऐसे हैं जिनको अलाउ किया गया है, और वो 2 पोजेशंस कौन से हैं, एक है राजोहरना। राजोहरना इज बेसिकली एक छोटा सा ब्रूम होता है, एक छोटा सा ब्रश टाइप की चीज होती है। और इस ब्रश टाइप की चीज का यूज क्या है कि ये जो मॉन्क्स जब रास्ते पे चलेंगे तो इनके रास्ते में अगर कोई इंसेक्ट आ जाए तो उसको बहुत स्मूथली रास्ते से हटाया जा सके, उसको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ये ब्रूम प्रोवाइड की जाती है। और दूसरा कमंडल। कमंडल होता है वुडन का वाटर पॉट, जो कि टॉयलेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली दिगंबर सेक्ट में कहा जाता है कि अगर आपको मॉन्क बनना है तो जो भी आपके वर्ल्डली पोजेशंस हैं उन सबको रिनाउंस करो, इवन क्लोथ्स तक को रिनाउंस कर दो। 2 ही चीजें आप रख सकते हो, एक तो छोटा सा ब्रूम या फिर ब्रश जिसको राजो हरना बुलाया जाता है, और दूसरा कमंडल। लेकिन ये जो श्वेतांबर सेक्ट है इसमें 14 पोजेशंस को अलाउ किया गया है। 14 ऐसी चीजें हैं जिनको आप पोजेस कर सकते हो, जिनको आप रख सकते हो, जिनमें क्लोथ होते हैं, शोल्डर क्लोथ होता है, लाइन क्लोथ होता है, ये सारे क्लोथ्स होते हैं। ऐसी 14 चीजों को अलाउ किया गया है श्वेतांबर सेक्ट में। देखो, श्वेतांबर सेक्ट, एक तो श्वेतांबर सेक्ट जो है वो 12 अंगों में और सूत्रों में बिलीव करता है, लेकिन दिगंबर सेक्ट जो है उसका ये कहना है कि जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं
जो ओरिजिनल रिलीजियस लिटरेचर है वो तो बहुत पहले ही खो गई, अब वो रिलीजियस लिटरेचर बची नहीं है। ये जो श्वेतांबर सेक्ट वालों ने तैयार किया है इसको हम नहीं मानते हैं, इसमें हम बिलीव नहीं करते हैं। दिगंबर सेक्ट में जो हैगियोग्राफीज है उनको पुराण बुलाया जाता है, और श्वेतांबर सेक्ट में जो हैगियोग्राफीज है उनको चरित्र बुलाया जाता है। दिगंबर सेक्ट के जो मॉन्क्स हैं वो खड़े होकर भिक्षा मांगते हैं और एक ही घर से भिक्षा मांगते हैं। ये जो श्वेतांबर सेक्ट के मॉन्क्स हैं ये अलग अलग घरों से जाके अपने फूड को कलेक्ट करते हैं। दिगंबर सेक्ट में कहा जाता है कि जो भी वर्ल्डली पोजेशंस हैं उन सबको रिनाउंस करो सिवाय दो के, एक राजोहरन और दूसरा कमंडल। ये जो श्वेतांबर सेक्ट है इसके अंदर 14 पोजेशंस को अलाउ किया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कहानी है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों सेक्ट्स के सब सेक्ट्स के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।